देखो आज के क्लास में हम लोग पहला जो मॉड्यूल रहेगा उसमें हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, लिखना नहीं है बस समझना है। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करेंगे, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बात करेंगे एंड सिटीजन चार्टर के बारे में बात करेंगे। बताओ सिलेबस बताओ कहाँ पे है ये? प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, करेक्ट। समझ में आ ही रहा होगा किस तरह जा रहे हैं हम लोग, मूव कर रहे हैं, करेक्ट। ये तीनों चीज़ को आज समझेंगे। अलॉन्ग विथ ये खत्म होने के बाद हम लोग दूसरा करप्शन को समझेंगे सेकेंड मॉड्यूल में, है ना वहाँ पे। और करप्शन से रिलेटेड इश्यूज कल भी समझेंगे। करप्शन एक छोटा चीज़ नहीं है, उसको डिफाइन करेंगे, करप्शन का मतलब क्या होता है, समझ गए ना। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है जरा बताना हमको। किसी को आइडिया है, कुछ भी आइडिया है कोड ऑफ कंडक्ट का? इसको मत लिखना। कोड ऑफ कंडक्ट क्या वर्ड्स कुछ तुम लोग इंटरप्रेट कर पाओगे? क्या होता है? रूल क्या होगा? हाँ ओके। ये कोड ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट मतलब करना, करने के लिए कोड बना है, यानी कि टू प्रिवेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम नेगेटिव बिहेवियर। कोई नेगेटिव चीज़ नहीं करे उसको रोकने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यानी करप्शन नहीं करते वो गलती से भी, समझे ना। टू प्रिवेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम नेगेटिव बिहेवियर, टू परफॉर्म नेगेटिव बिहेवियर, इसी को कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। उसके लिए सेट ऑफ गाइडलाइंस होते हैं, हाँ उसके लिए कोड होते हैं। अब यदि मैं बोलूँ तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, समझो एम्प्लॉयज़ है, YES एम्प्लॉयज़, मगर यदि हम एडमिनिस्ट्रेशन में बात करेंगे तो पब्लिक सर्वेंट के लिए ही है। मगर हम इसका यदि बात करते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, इसका जेनेसिस कहाँ से है भारत में, तो इसका जेनेसिस भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से है। याद करो तुम लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत कुछ हुआ, रेगुलेशन एक्ट आया है ना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी जाना हमने, फिर हमने कॉर्नवालिस कोड भी जाना है क्लास में, यदि पढ़ा है कोई पॉलिटी हमारे क्लास में वो जानते हो तुम लोग। ये इसलिए आया था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गया था, क्योंकि वहाँ के जो सर्वेंट थे, हाँ कंपनी जो सर्वेंट थे वो पूरा ब्राइब लेते थे, लोकल लीडर से, लोकल रूलर से वो ब्राइब वसूलते थे, लेते थे और फेवर करते थे। तो इसके वजह से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से बैंकरप्सी में उतर आया। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए रेगुलेशन आया था, उसी रेगुलेशन में एक तुम्हारा कोड ऑफ कंडक्ट भी था, समझे ना। टू प्रिवेंट द कंपनी ऑफिशियल्स टू टेक एनी काइंड ऑफ ब्रेव्स और एनी थिंग्स फ्रॉम द नेटिव रूलर्स और अदर रूलर्स, समझ गए ना। जेनेसिस ये है, तो लिख सकते हो तुम लोग कि पहली बार आया है तुम्हारा, इंट्रोड्यूस किया गया था ईस्ट, लिखो फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। और यदि मैं कहूँ कंक्रीट तरीके से मैं कहूँ तो ये तुम्हारा लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने लाया था कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, इन्होंने ही लाया कोड ऑफ कंडक्ट। उसको कॉर्नवालिस कोड भी कहा जाता है, जानते हो कि बहुत कुछ रिफॉर्म्स लाया है कॉर्नवालिस ने, करेक्ट। सिविल सर्विस का भी फादर कहा जाता है उनको। तो देखो अब क्या हुआ, उसके बाद ये तो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा है, उसके बाद ये शिफ्ट होके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर भी चला आया, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो काम करेगा ऑफिशियल सब, उसको भी COD फॉलो करना होगा, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होगा। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं है, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी है, पहले कंपनी ने रूल किया है कंट्री को, उसके बाद फिर पावर ट्रांसफ़र हुआ है 1858 में क्वीन प्रोक्लेमेशन लगने के बाद, है ना, जानते हो इस चीज़ को। तो उसको ऐड कर लिया गया। अब क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका क्यों आगाज़ किया, तो मैंने बता दिया कि जो ऑफिशियल्स, लिख लो अपने भाषा में, कि जो ऑफिशियल्स करप्शन में इंगेज थे, इंडल्ज थे, उसको प्रिवेंट करने के लिए, सिंपल सी बात है, टू प्रिवेंट दोस ऑफिशियल्स, लिखो टू प्रिवेंट दोस ऑफिशियल्स हु इंडल्ज इन करप्शन, समझे। और टुक और गिफ्ट्स
those who were taking gifts from the local leaders और रूलर्स, उसको प्रिवेंट करने के लिए था। समझ में आ गया ना? अब देखो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी लगा है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी कैरी फॉरवर्ड होके आया है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब अब सरकार अब करेगी, कंट्री को रूल करेगी, तो उसका तो और ज़्यादा स्टेप्स होगा, उसका तो और नियम कायदा होगा। एक कंपनी जो चलाएगा एक देश को और एक सरकार जो चलाएगा देश को, दोनों में अंतर है कि नहीं है? यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट का जो दायरा होगा, जो गाइडलाइंस होगा और भव्य होगा, वो बड़ा होगा वो, तो उसको पूरी तरीके से कह दिया गया कि डोंट एक्सेप्ट, यानी कि अब सिविल सर्वेंट को हम ब्राइब्स बिल्कुल एक्सेप्ट करने नहीं देंगे। सिविल सर्वेंट्स आर नॉट सपोज टू टेक एनी काइंड ऑफ ब्राइब्स, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नंबर 2 क्या कि यस प्राइवेट ट्रेड आप नहीं कर सकते हो। यू आर अ सिविल सर्वेंट, यू कांट डू प्राइवेट ट्रेड, क्योंकि प्राइवेट ट्रेड करोगे तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वहाँ पे, है कि नहीं है? यू कांट बाय शेयर्स, ये सब सिविल सर्वेंट के लिए कहा जा रहा है। यू कांट बाय शेयर्स, अब शेयर नहीं खरीद सकते हो ऑफ अदर कंपनीज, दूसरे कंपनी का शेयर खरीदोगे तो हो सकता है इनसाइडर ट्रेडिंग वाला बात हो जाए। फिर कुछ कल बताए थे क्लास में, परसों बताए थे क्लास में, समझे ना? तो यानी कि सिविल सर्वेंट आर नॉट सपोज टू बाय एनी काइंड ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज, क्योंकि यहाँ पे वही बात है, गोपनीय जो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स होता है वो लीक हो सकता है। हाँ, यू कैनॉट परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी, कांट परचेज लिखना होगा अपने हिसाब से। कैनॉट परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जैसे लैंड नहीं खरीद सकते हो तो कांट परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि यदि ये खरीदने के लिए दे देना तो करप्शन होना शुरू हो जाएगा फिर से। समझ गए ना? हो जाएगा ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या क्या भरोसा? लैंड जानते हो, लैंड करप्शन का दूसरा नाम है ना? रियल एस्टेट में कितना करप्शन होता है, सब जानते हो इस चीज़ को लेके। और एट द सेम टाइम एनुअल अकाउंट्स भेजना है आपको, एनुअल अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर सरकार को सबमिट करना होगा। और कितना तुम्हारा कमाई है एनुअली, कितना तुम्हारा खर्च है, नीड टू सबमिट टू गवर्नमेंट, सरकार को सबमिट करना होगा। कितना आप कमाई कर रहे हो, कितना आप खर्च कर रहे हो, नहीं तो कैसे अचानक पैसा इतना बढ़ोतरी हो गया आपका। बात समझ रहे हो ना? ये फिर आएगा बाद में जाके, फिर हम इंडिपेंडेंट इंडिया भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद यस यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ सुपेरियर्स, जो ऊपर से हायरार्की में जो है, फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ सुपेरियर्स, यानी कि जो तुम्हारा सब ऑर्डिनेट है उसको फॉलो करना होगा सुपेरियर्स का। एक हवलदार है, उसको डीआईजी का बात मानना होगा, जो ऊपर लेवल के है वो। तो यानी कि यू हैव टू फॉलो द हायरार्की, आपको हायरार्की फॉलो करना होगा। ये तुम्हारा क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, समझे ना? और इतना ही नहीं, इसमें यह भी कह दिया गया कि जो सबसे विवाद वाला जो एक है तुम्हारा सीक्रेसी एक्ट, जानते हो तुम लोग, हमेशा बात करता हूँ इसका, सीक्रेसी एक्ट, ऑफिशियल, हाँ लिखो, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1923 का। उसके हिसाब से कह दिया गया कि जो सिविल सर्वेंट होंगे उसको न्यूट्रल होना होगा, न्यूट्रल, किसी को आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो। आपको बनाया गया है किसी और काम के लिए, डोंट बी फेवरेबल टू एनीवन, फेवर नहीं करना है किसी को, समझे ना? तो ये सभी चीज़ कोड ऑफ कंडक्ट है जी, जो स्टार्ट हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, और ये चीज़ हमको दिखेगा, और भी नए नए चीज़ दिखेंगे इसमें। हो गया ना, समझ में आ गया ये चीज़? कोई दिक्कत है? तो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1923 के हिसाब से कह दिया गया कि सिविल सर्वेंट्स आर सपोज टू बी न्यूट्रल टू एनीवन। हाँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अपोजिशन है या रूलिंग पार्टी है, सबके साथ आपको न्यूट्रल व्यवहार करना होगा। ठीक है, न्यूट्रल का डेफिनेशन दे दो कि टू एनीवन में पॉलिटिकल पार्टी, पीपल, एवरीथिंग। ठीक है, वो खाली न्यूट्रल लिखने से नहीं होता है, न्यूट्रल का मीनिंग भी बताना पड़ता है। अब बात करेंगे कि आज़ादी के बाद क्या हुआ। ये तो चलो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में बहुत कुछ हुआ है, हाँ, इसमें बहुत कुछ वैल्यू एडिशंस हुए हैं। अब कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ही हुआ कि हम ठीक है, हम गलत होने नहीं देंगे एक सिविल सर्वेंट, एक एम्प्लॉइज़ को, वही एम्प्लॉइज़ बाद में जाके बन जाता है सिविल सर्वेंट, क्योंकि सरकार का जो मुलाजिम है वो पब्लिक सर्वेंट हो जाएगा, है कि नहीं है?
तो आप बात समझेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या चीज इसमें हुआ है। तो कह सकते हो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इसमें बहुत सारे चीज बदलाव हुए हैं। जैसे सिविल सर्वेंट कांट कॉन्टेस्ट इलेक्शन, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता है जब वो ऑफिस रहे ड्यूरिंग टेन्योर। अपना टेन्योर के टाइम में गलती से भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। यदि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है तो आप छोड़ो, नहीं तो एक आईएएस यदि कॉन्टेस्ट करेगा इलेक्शन तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है ना, कि वो डीएम भी है, वो पॉलिटिशियन भी है, तो आराम से फेवर कर देगा वो, समझे ना। तो पावर का मिसयूज हो जाएगा वो पूरी तरीके से। सिविल सर्वेंट कांट कॉन्टेस्ट इलेक्शन ड्यूरिंग टेन्योर या ड्यूरिंग ऑफिस, ठीक है। टेन्योर का मतलब ही होता है ऑफिस, जब ऑफिस में रहे तब नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखना होगा आपको। यू हैव टू मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, यानी कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मतलब क्या है कि यू कांट ज्वाइन एनी पार्टी, कांट ज्वाइन एनी पार्टी। हाँ, आप एक बार सदस्यता खत्म हो जाए, आप पब्लिक सर्वेंट नहीं हो तब ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माँ पब्लिक सर्वेंट रहते रहते आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने उस समय बोल दिया था ब्रिटिश के बारे में कि ब्रिटिश का जो कोड था उसमें क्या है, न्यूट्रल रहने का बात था। तो आप डीएम हो और आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो, ऐसा मैं प्रैक्टिकली लोग करता है वो अलग बात है, मैं कोड ऑफ कंडक्ट में बिल्कुल नहीं कर सकते हो तुम, समझे ना। हाँ, यू कांट एक्सप्रेस ओपिनियन अबाउट पॉलिटिकल पार्टी, कांट एक्सप्रेस ओपिनियन अबाउट पॉलिटिकल पार्टी। कोई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हो, नहीं, इससे बहुत दिक्कत हो जाएगा। कोई बोलेगा मोदी जी दिए हैं ऊपर, कितना बढ़िया है मोदी जी, कोई बोल दिया डीएम, तो डीएम तो बहुत, समझ रहे हो ना, गलत बात हो जाएगा डीएम के लिए, अनएथिकल चीज हो जाएगा। हाँ, कांट एक्सप्रेस ओपिनियन अबाउट पॉलिटिकल पार्टी। चैरिटिकली आप फंड नहीं कर सकते हो, ये हो सकता है, यानी कि कोई दूसरा यूज़ के लिए आप नहीं कर सकते हो। हाँ, आप उसके लिए है पब्लिक वेलफेयर के लिए यू कैन डू इट, अपने मनोरंजन के लिए नहीं कर सकते हो आप, समझे। इसके बारे में बता दिए थे तुम लोग को। और हाँ, यदि कोई भी फैमिली मेंबर्स, इफ एनी फैमिली मेंबर्स ऑफ द, लिख दो, इफ एनी फैमिली मेंबर्स ऑफ अ सिविल सर्वेंट, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स आर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, if any family members of the civil servants are contesting elections, ठीक है, they must inform to the government in advance, they must, समझ गए ना, they must inform the government in advance कि हमारा फलना भांजा उठने वाला है ना, हमारा चचा उठने वाला है, पहले बोलना पड़ेगा उसको, तो गवर्नमेंट ठीक से नकेल कसेगी उसके ऊपर। अदरवाइज वो डीएम का अपना जो छवि है उसको यूज़ करके अपना भांजा को जितवा देगा वो, तो फिर गलत बात हो जाएगा वो, समझे। ये कोड ऑफ कंडक्ट है, बात समझे ना। एट द सेम टाइम तुम्हारा जो पीपल एट, अभी लिखे समझो, पीपल एट द लोअर लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो बड़ा ब्यूरोक्रेसी का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, कैनॉट मेक एनी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को ऐसे फालतू का इन्फॉर्मेशन नहीं देगा जब तक वो सीनियर से उसको परमिशन ना मिल जाए। कोई भी हो सकता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हो, तो कह सकते हो कि पीपल एट लोअर लेवल, ये भी लिखो, ये भी बहुत ज़रूरी है। people at lower level in organization, people at lower level in organization cannot put या reveal लिखो, cannot reveal information, ठीक है, to public, reveal information to public without the permission of superiors, without the permission of superiors, समझ गए ना, कोई दिक्कत है। तो ये सब चीज तुम्हारा आफ्टर इंडिपेंडेंस आया है जी, ये सब जोड़े गए हैं। हाँ, तो इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, यही कोड ऑफ कंडक्ट है, यही कोड ऑफ कंडक्ट है। तो कोड ऑफ कंडक्ट स्पेशली क्या है कि कोई गलत काम नहीं करे। देखो, यदि ये सब चीज नहीं होगा तो गलत काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मगर देखो, अब आएगा कोड ऑफ एथिक्स। खत्म कर दिए हम कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में तुम लोगों को बता के, ठीक है। उसमें स्पेशल फीचर्स और उसका जेनेसिस और उसका डेफिनेशन, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है ना। इनफ है, तीनों चीज़ें उसमें, एक डेफिनेशन है, एक जेनेसिस है, एक फीचर्स है।
अब जानेंगे कि कोड ऑफ एथिक्स, तो कोड ऑफ कंडक्ट से नहीं होता था क्या, या नहीं हुआ क्या? कोड ऑफ एथिक्स का क्या जरूरत है? देखो 1990s में, बात समझो पहले कहानी, 1990s में ये समझा गया कि कोड ऑफ कंडक्ट है ना, ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यूज़ को जरूर रोकता है, मगर ये केवल रोकता ही है, पॉजिटिव वैल्यूज़ को आने नहीं देता है। बट ये करप्शन को रोकता है, ठीक है, ये सब चीज़ होने से रोकता है, अच्छी बात है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, अच्छी बात है। बट व्हाट अबाउट द कंपैशन, व्हाट अबाउट द लव टुवर्ड्स द पीपल? ये तो नहीं आ पाया लोगों के अंदर, ये तो सिविल सर्वेंट के अंदर नहीं आ पाया। तो वो चीज़ सिविल सर्वेंट के अंदर लाने के लिए कोड ऑफ एथिक्स को बनाया गया है, यानी कि जो कोड ऑफ कंडक्ट में जो कसर रह गया था, समझे ना, वो नहीं हो पाया, और उसी चीज़ को पाने के लिए कोड ऑफ एथिक्स लाया गया है। तो कोड ऑफ एथिक्स अपने आप समझ जाओ ना कि एथिक्स का एक कोड है, जिसे हम पूरी तरीके से हम बात करेंगे कि सिविल सर्वेंट के अंदर क्या पॉजिटिव वैल्यूज़ होने चाहिए जो जरूरी है, ताकि सोसाइटी का उत्थान हो सके। समझ में आ रहा है ना जी? तो लिख लो ऐसे सर्कल बना के, कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स, देखो वही जैसे कि मैंने तुम लोगों को कहा है कि 1990s के टाइम में, 90 के दशक में, क्योंकि 90 के दशक बहुत ही डिफरेंट दशक है हमारे मार्केट के सेंस से। हाँ, एलपीजी आ गया यहाँ पे, है कि नहीं है? एलपीजी आ गया, मार्केट पूरा खुल गया है, मार्केट खोल दिया गया। अब कोई परमिट लाइसेंस राज का बात नहीं होगा यहाँ पे। अब प्राइवेट सेक्टर आएंगे, वो मार्केट को ड्राइव करेंगे, यानी कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मार्केट चलेगा। उसमें पूरा इजाज़त है प्राइवेट प्लेयर को, जो करना है करो। तो उस समय ये बात को समझा गया कि चलो ठीक है, कि कोड ऑफ रियलाइज किया गया उस समय, ठीक है, लिख देना रियलाइज, कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है पूरा लिख लेना, कोड ऑफ कंडक्ट, चलो ठीक है, इसने प्रिवेंट किया, ये प्रिवेंटेड नेगेटिव बिहेवियर, ये अच्छी बात है। नेगेटिव बिहेवियर जो है, नेगेटिव बिहेवियर ऑफ सिविल सर्वेंट को रोका, बहुत अच्छी बात। बट कोई पॉजिटिव वैल्यू जो होता है, एक जो बोलते हैं बट पॉजिटिव वैल्यूज नहीं आ पाया सिविल सर्वेंट के अंदर, तो इसलिए लाया गया है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कॉलोनियल हैंगओवर, समझे ना? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों पॉजिटिव वैल्यूज नहीं आ पाया, तो इसका कॉलोनियल एटीट्यूड है इसका रीजन। लिख लो, इसका रीजन क्या है? कॉलोनियल एटीट्यूड। और अभी भी स्टिल है ये चीज, है ना? अभी भी कम्युनिटी पुलिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, अभी भी वही है। अकाउंटेबिलिटी पुलिस का कौन फिक्स करता है बताओ? पब्लिक की तरफ अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है पुलिस का, प्रशासन का। डायरेक्ट वो पॉलिटिकल मास्टर को देता है, इसलिए वहाँ पर पकड़ के रखता है पॉलिटिकल मास्टर सब, एग्जीक्यूटिव सब। इसको जिम्मेदारी तो होना चाहिए कि सिटीजन की तरफ होना चाहिए, इसी के लिए सिटीजन चार्टर भी आएगा थोड़ी देर में। मैं वो भी समझेंगे कि भारत में क्यों सिटीजन चार्टर पूरा फेल कर गया, क्या इसके पीछे लॉजिक है? यूके में तो फेल नहीं किया, इंडिया में ही क्यों फेल कर गया? उसमें सोशल ऑडिट कमेटी का क्या रोल था और क्या हुआ, और सब चीज़ को समझना होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ रहे हो ना, ये पूरा सिविल सर्विस का टॉपिक है, इसलिए बहुत बढ़िया समझना है। इसको समझ लिए तो जीएस पेपर 2 को भी समझ लिए। जीएस पेपर में ये भी सिलेबस है, जाकर देख लो, अच्छे से मिल जाएगा। समझ गए ना बात को? तो पॉजिटिव वैल्यूज क्यों नहीं आ पाया? रीजन क्या है? कॉलोनियल एटीट्यूड के साथ जीना, इसलिए नहीं आ पाया, ये सबसे बड़ा रीजन है। तो देखो ये चीज़ इतना ही नहीं, चलो 1990s में हुआ ये चीज़, सेकंड ARC ने भी अपने रिपोर्ट में माना है, इस चीज़ को रियलाइज किया है कि जो एथिक्स एंड गवर्नेंस है उसमें ना वीकनेसेस है। यानी कि एथिक्स रिपोर्ट, जो एथिक्स एंड गवर्नेंस का एक रिपोर्ट जारी किया था सेकंड ARC ने 90 के दशक में ही, एथिक्स और गवर्नेंस के ऊपर रिपोर्ट जारी किया था। पब्लिश रिपोर्ट लिख दो, पब्लिश रिपोर्ट ऑन एथिक्स एंड गवर्नेंस। और इसमें ये चीज़ बताया गया है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वीकनेसेस, यहाँ पे कमजोरी है, वीकनेसेस है, बहुत ज़्यादा वीकनेसेस है, समझे? तो इसलिए इन्होंने भी कहा कि हाँ वैल्यूज़ होने चाहिए इस तरह का,
और ज़रूरी है कि कोड ऑफ एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है। और यहीं से बोला है मैंने, क्योंकि ये कोई पुराना चीज़ नहीं है कोड ऑफ एथिक्स, अनलाइक कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का बहुत बड़ा हिस्ट्री है, बट कोड ऑफ एथिक्स ये हाल फिलहाल का दिया हुआ चीज़ है। समझ रहे हो ना, ये 90s का दिया हुआ चीज़ है, क्योंकि 90s में हमें ऐसा महसूस होता है। समझ गए ना। अब यदि मैं कहूँ तो देखो, अब इतना ही नहीं, कोड ऑफ एथिक्स केवल इंडिया में नहीं, केवल सेकेंड ARC नहीं, वर्ल्ड में ही कोड ऑफ एथिक्स को फॉर्मुलेट किया गया। जैसे नोलन कमेटी का बात करता हूँ यूके में, देखो आउटसाइड, यदि आउटसाइड हम इंडिया का बात करेंगे, आउटसाइड इंडिया का बात करेंगे तो पूरा वर्ल्ड में ही शुरू हो गया ये चीज़ कि जरूरी है। एग्जाम्पल देखो यूके में नोलन कमेटी कि क्या क्या फॉलो करना चाहिए एक सिविल सर्वेंट को, है ना, वही था कि नहीं था, लीडरशिप, ओपननेस, 7 प्रिंसिपल था कि नहीं ना, नो याद है ना तुम लोग को 7 प्रिंसिपल्स, उसको जाके रिलेट कर देना वहाँ पे, 7 प्रिंसिपल, ये यूके का हिस्सा है। उतना ही नहीं, OECD कंट्री ने भी एक्सेप्ट किया था, बताए थे तुम लोग को। उतना ही नहीं, कनाडा ने भी किया था, करेक्ट। उतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है, बहुत सारे कंट्री ने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि लगा लोगों को कि जरूरी है। तुम लिख पा रहे हो ठीक से, लिखो अच्छे से ये सब चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ा भी चुका हूँ मैं बहुत सारा चीज़। तो ये सब कंट्री किया, और उसके बाद फाइनली यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड बैंक इसने भी बोला है, और इसने कहा है कि ये जो कोड ऑफ एथिक्स, ये कोड ऑफ एथिक्स है ना, ये पूरी तरीके से तुम्हारा गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव में अपना एक रिपोर्ट कह सकते हो, या कैसा कैसा लागू करना चाहिए वर्ल्ड में। तो उसमें गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव एक रिपोर्ट है, या कह सकते हो, या इंपॉर्टेंट दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स है जो कि वर्ल्ड को दिया जाता है, यू हैव टू फॉलो। उसमें COU के बारे में बात किया गया है, समझे ना, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बात किया है। यानी कि यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक भी इस चीज़ को स्वीकार करता है कि कोड ऑफ एथिक्स बहुत ज़रूरी है गुड गवर्नेंस के लिए। समझ गए ना, इसका मतलब ये है। तो आप बढ़िया से अपने भाषा में लिखना ताकि समझ में आ जाए तुम लोग को। यहाँ तो मैं अपने वर्ड में लिखा रहा हूँ, समझ रहे हो ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि सेकेंड ARC, तो सिंपल सी बात है, सेकेंड ARC ने भी यही समझा चीज़ों को, है ना। क्यों? क्योंकि उस समय देखो, यदि मैं बात करूँ 90 से थोड़ा पीछे का बात करूँ, तो राजीव गांधी के टेन्योर में क्या बोला गया था। राजीव गांधी ने बोला था, देखिए जब हम सेंटर से 1 रुपया भेजते हैं तो मात्र 16 पैसा पहुंच पाता है। ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है कि ब्यूरोक्रेसी में किस लेवल पर करप्शन है। यानी कि ब्यूरोक्रेसी में थोड़ा सा भी समझ नहीं है कि वो पैसा गरीब और दुखिया के लिए दिया जा रहा है, उसको देना चाहिए। ये यदि ब्यूरोक्रेसी में ये समझ नहीं है तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एथिक्स, लैक ऑफ कोड ऑफ एथिक्स है कि उसके पास उतना बुद्धि नहीं है, इसलिए 1 रुपया जो भेजा जा रहा है वो मात्र 16 पैसा पहुँच रहा है। तो ये सब चीज़ भी जस्टिफाई करता है उन दशक में कि क्यों हमारे कंट्री में कोड ऑफ एथिक्स लाना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो कोट कर सकते हो राजीव गांधी का, वो कोट कर सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। राजीव गांधी का टेन्योर जानते ही हो तुम लोग, है ना। इंदिरा गांधी का असासिनेशन होना 84 के आसपास, है ना, 84 के आसपास होना असासिनेशन, और 1985 से लेके, है ना, 90 के आसपास, इस पीरियड में राजीव गांधी का असासिनेशन भी हो जाता है इसी समय। राजीव, हाँ ऐसे ही हुआ, 89 ऐसे, 89 है, ठीक है। इसी समय तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट यदि 1 रुपीज़ भेजती है तो रियल जो खर्च होता है, रियल इन्वेस्ट होता है, वो ओनली 16 पैसा होता है। लिख लो, 16 पैसा होता है। तो इससे दिखता है, क्लियर दिखता है, यानी कि हाँ रियल इन्वेस्टमेंट इतना होता है। तो इसका मतलब बहुत पर करप्शन है, टू मच करप्शन है। समझ गया ना ये चीज़। उसके बाद देखो, अब इसमें दिखाया गया है तुम, हाँ तो कोड ऑफ एथिक्स समझ गए ना, कोड ऑफ एथिक्स आना क्यों जरूरी है और क्यों लाया गया कोड ऑफ एथिक्स को। कोड ऑफ एथिक्स सेकेंड ARC के रिकमेंडेशन से हुआ है, इसलिए लाना जरूरी है ताकि ये इस तरह का चीज़ ना हो और पॉजिटिव वैल्यूज़ आए उसके अंदर। पॉजिटिव वैल्यूज़ आएगा तभी जिस काम के लिए वो बनाया गया वो काम कर पाएगा। तो इस कड़ी को आगे ले जाते हुए हम बताएंगे सिटीजन चार्टर क्या होता है। सिटीजन चार्टर कोड ऑफ एथिक्स को और मजबूत कर देता है।
तो ये था कोड ऑफ एथिक्स, समझ गए ना, यही कोड ऑफ एथिक्स है। इसमें मैंने बताया कि क्या वर्ल्ड में क्या हैपनिंग्स हुए हैं, इंडिया में क्या स्थिति हुआ है, इंडिया में तुम्हारा सेकेंड ARC का रिपोर्ट के वजह से कोड ऑफ एथिक्स आया है। और कोड ऑफ एथिक्स पूरी तरीके से क्या है, जैसे कि कोड ऑफ एथिक्स टू इम्बाइब, लिख लो, टू इम्बाइब पॉजिटिव वैल्यूज लाइक love, compassion, empathy, sympathy, etc. to imbibe positive in civil servants towards people, ये लाने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे सिटीजन चार्टर्स का, कि व्हाट इज सिटीजन चार्टर। लव, कंपैशन, है ना, एम्पैथी, सिंपैथी, और भी बहुत सारे वर्ड्स मैंने बताया है तुम लोग को, ऑनेस्टी, समझ गया ना, कोई दिक्कत है समझने में? इज देयर एनी प्रॉब्लम नितेश? अब समझते हैं सिटीजन चार्टर्स। क्या होता है सिटीजन चार्टर नितेश, क्या होता है? सिटीजन, हाँ बोलो, बहुत अच्छा। ओके, नो, सिटीजन का इन्वॉल्व होना हाँ, चीज में, जो कि जिससे कोई भी चीज हो रहा है, हाँ हाँ, गवर्नमेंट सिटीजन का ले फीडबैक या, बहुत बढ़िया, सिटीजन, बिल्कुल सही बात है। सिंपल सी बात है, एक टर्म में कहोगे कि ब्यूरोक्रेसी का अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना, दूसरे सेंटेंस में बोलना चाहोगे तो क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बोलेगा कि इतना इतना पैसा ऊपर से आएगा, हमने इतना इतना खर्च किया है, बोलना पड़ेगा सिटीजन को। और कोई नया प्रोग्राम और पॉलिसी हो रहा है तो खुद सिटीजन इन्वॉल्व है उसमें, और सिटीजन तय कर रहा है कि किस तरह पैसा खर्च होगा। कितना बड़ा बात है ये तो अपने आप में आंदोलन वाला चीज़ है कि नहीं? इसी के लिए 1997 में पूरा कॉन्फ्रेंस, दिल्ली कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जहाँ पे बहुत CM आके अटेंड किए थे। हाँ बोलो, क्या हुआ बोलो, अब देख के बोल ही सकते हो तुम। पार्टिसिपेटरी बजटिंग होना चाहिए, हाँ, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग होना चाहिए, हाँ, पब्लिक एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग होना चाहिए, वेरी गुड, सिटीजन रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, वेरी गुड, कम्युनिटी स्कोर कार्ड, बिल्कुल सोशल ऑडिट, बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए ना, समझ में आ गया ना? बताऊंगा, उससे ज़्यादा बताऊंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि पूरा टॉपिक करना है। अब लंबा यही टॉपिक चलेगा पूरा, अभी लंबा चलेगा ये टॉपिक, ठीक है नहीं? सिटीजन चार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे RTI इंपॉर्टेंट है उसी हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि भारत में इसको लागू नहीं किया गया ठीक से, जितना ढंग से होना चाहिए था, जिस हिसाब से, जिस इंटेंट से ये आया था। बट तो पहले समझ लो कि इसका बैकग्राउंड क्या है। द बैकग्राउंड वही है कि एक तो कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी और ऊपर से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जब दोनों का कम्बिनेशन होता है तो सिटीजन की तरफ से कहाँ का अकाउंटेबिलिटी नहीं अकाउंटेबिलिटी करता है, क्योंकि एक तो ब्यूरोक्रेसी, पूरा ब्यूरोक्रेसी क्या कॉलोनियल है। अब क्या होता है कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है कि लोगों का दुख हो कुछ नहीं समझना, जो मास्टर जो बोल रहा वही करना। देखो हमारे इंडियंस ही खुद झंडा चला देते थे हमारे ऊपर, जलन वाला मासाकार, इतना कुछ हो गया, पूरा कॉलोनियल सेटअप था कि नहीं था वो, कि हमारे देश के देशवासी के साथ कितना गलत अत्याचार हुआ, मगर कोई इंडियंस बोल ही नहीं रहा है उसमें। क्यों? क्योंकि प्लान ही ऐसे करके रख दिया था बांध के। अभी भी देखते हो ना कितना, अब डिसिप्लिन के नाम पे तुम गलत काम करवा दिया है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है डिसिप्लिन टू। अरे भाई देश से बड़ा डिसिप्लिन थोड़ी होता है, देश सर्वोपरि होना चाहिए तब जाके डिसिप्लिन, और देश का उमंग रहेगा तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली फर्स्ट होगा ही होगा। अपना ही देश को बर्बाद कर रहे हो, बोल रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन है, ये कोई अच्छी बात है क्या? ये समझना होगा हमें। तो इसमें इसका यदि बैकग्राउंड हम देखेंगे ना, तो इसका बैकग्राउंड यही है कि एक तो आपका कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी, उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पे हम चुन के भेजते हैं। और इसके वजह से बहुत ही प्रॉब्लम,
इसके वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होना चाहिए, हाँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होना चाहिए, लिख दो, एडमिनिस्ट्रेशन जो होना चाहिए वो कंप्लीट फेलियर है, नहीं हो पाया जी। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी क्या है तुम्हारा? अकाउंटेबल टू पॉलिटिकल मास्टर या एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल मास्टर लिखना जी। आज जो डीआईजी करेंगे, पुलिस ऑफिसर करेंगे, जैसे नीतीश कुमार से बात करेंगे, पब्लिक से बात करने का कोई बातें नहीं है उसको, तो क्या हुआ फिर? ताकि पब्लिक के मनी से टैक्स से ही वो चलते हैं। दिक्कत इस कंट्री में ये है कि पब्लिक सर्वेंट है, मास्टर वो समझता है अपना आपको, दिक्कत ये है, समझे ना? है वो पब्लिक सर्वेंट, वो अपने आप को मास्टर की तरह देखता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे। अब देखो क्या है इसमें, अब एडमिनिस्ट्रेशन क्यों खराब हो गया? तो इसमें बहुत सारे रीजन्स है, इसका देख सकते हो तुम लोग। हाई लेवल ऑफ करप्शन, पूरा करप्शन शुरू हो गया, लिखो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ। मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज एंड एब्यूज ऑफ पावर का गलत यूज़ करना, एब्यूज ऑफ पावर, सब लिखो, ये सब चीज़ को और दुरुस्त करेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्यों फेल कर गया हमारा। एक करप्शन है, एक मिसयूज एंड एब्यूज ऑफ पावर, एक नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, करेक्ट। उसके बाद देखो मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बताओ, तुमको गरीब को लगाना चाहिए तो तुम रईस आदमी लोग को दे रहे हो, जो एलाइट क्लास का है, जो कैपिटलिस्ट क्लास का है, उसको दे रहे हो। क्रोनी कैपिटलिज्म हो रहा है यहाँ पे, बात समझो, समझ गए ना? यानी कि यहाँ पे स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन ही नहीं है जो होना चाहिए। स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन कंप्लीट गायब है। हमारे बेगूसराय में ही नाला बनने वाला है, पब्लिक से पूछा ही नहीं जाता है क्या है ये। पब्लिक से पूछेगा तो पब्लिक अच्छे से उसको सिक्योर करके रखेगा, है ना, कि हमारा भी भाई इसमें ध्यान लगा। हम भी मीटिंग में बैठे हुए थे एक बार, जब मान लो कि यहाँ पे बगल में आज बना हमारा रोड, तो यहाँ का जो मुट्ठी भर जो लोग है उसको कम से कम पार्टिसिपेट करवा देता। जो इम्पोर्टेंट फेस है, जो सोसाइटी में इम्पोर्टेंट फेस है, उसको बैठा देता और उसको बोल देता कि हम पावर आपको देते हैं, कोई तरह का होगा तो आप प्लीज़ करिए, देखिए, तब देखना कोई रोड टूटे नहीं टूटेगा। वो एक वॉच डॉग की तरह काम करेगा वो। मैं यहाँ पे तो बहुत दिक्कत है, यही नहीं बोल रहा हूँ, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में ही दिक्कत है। उस तरह हम लोगों को पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में, जितना जिस लेवल पे करना चाहिए। समझ, वही बात है, स्टेक होल्डर का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात है कि एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। अब कहाँ से, यदि कोई ऑफिसर करप्शन कर लिया है ना, अब उसको कहाँ केस करें हम? केस भी करेंगे तो उसी में जाएगा केस। जो चोरी किया उसी को रिपोर्ट लिखवा रहे कि आप चोरी किए हो, वो क्या फाइल करेगा अपने लिए? तो एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, लिखो मैकेनिज्म। तो ये सब प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से दिक्कत हो गया कंट्री में। तो देखो, इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए यूके के जो सरकार थे, ये तो भारत का प्रॉब्लम है, अलग बात है। मैं यूके के जो उस समय के 90s के जो थे, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिलाया, क्योंकि वहाँ पर भी प्रॉब्लम था जी। यूके में जो पीएम थे, उन्होंने कहा कि यस, सिटीजन चार्टर होना चाहिए। सिटीजन चार्टर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटीजन चार्टर किस लिए? दो चीज़ के लिए। पहला क्या है कि पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर, जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से जो भी लोग जुड़े रहेंगे उसको पार्टिसिपेट करवाना जरूरी है उस डिसीजन मेकिंग में, समझ गए ना? यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। एंड सेकेंड वन इज अ ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी। ब्यूरोक्रेसी का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए टुवर्ड्स पब्लिक। ब्यूरोक्रेट्स शुड बी अकाउंटेबल टू देयर परफॉर्मेंस टू द पब्लिक। तो ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी, समझे ना, फॉर देयर परफॉर्मेंस। अब बताओ, उसने बोला कि हम 10 दिन में ख़त्म कर देंगे, 10 दिन में कुछ हो ही नहीं रहा। तो जब बोला था तो उस हिसाब से होना चाहिए, यानी कि सिटीजन चार्टर में वो चीज़ दिखना चाहिए। सिटीजन चार्टर में ये भी दिखना चाहिए कि एक डीएम ने जो प्लेज किया था, जो शपथ लिया था कि हम 1 महीना के अंदर ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कर देंगे, किया कि नहीं किया? नहीं किया तो ट्रांसफ़र रुकवाओ उसका, नहीं किया तो उसको पैसा रुकवाओ उसका। मैं दुर्भाग्य की बात है कि भारत में जब ट्रांसफ़र करने का बात होता है, जब पोस्टिंग देने का बात होता है ना, तो ये सब चीज़ देखा ही नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़र और पोस्टिंग तो अलग ढंग से होता है।
बात समझ में आ रहा है? ये प्रॉब्लम सब है जी, समझे? ये प्रॉब्लम है हमारे भारत में। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ब्यूरोक्रेसी मोरली रिस्पॉन्सिबल है सिटीजन को लेकर। मोरली समझ रहे हो ना कि हाँ अच्छा करेंगे, और लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो देखो इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, देखो लिखो यहाँ पे इंडिया का प्रॉब्लम क्या है, यहाँ कर सकते हो। इंडिया का प्रॉब्लम क्या है कि जो ब्यूरोक्रेसी है मोरली रिस्पॉन्सिबल है। देखो बहुत अच्छा वर्ड है, मोरली रिस्पॉन्सिबल टू सिटीजन बट नॉट लीगली अकाउंटेबल। ऐसा वर्ड लिख दोगे ना बाबू, नंबर बहुत मिलेगा। बट नॉट लीगली अकाउंटेबल टू द पब्लिक। और मॉरली है कि ठीक है हम वेलफेयर प्रोग्राम आपका करेंगे, इससे मेरा ऑनेस्टी अफेल्ड होगा, बोल दिया। अब कितना होगा, कितना करेगा भगवान जाने। अब यदि वो ऑनेस्टी के साथ नहीं भी काम किया तो उसके ऊपर लीगली कोई भी चार्ज नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो समझ में आया इंडिया का प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है कि ब्यूरोक्रेसी आर मोरली रिस्पॉन्सिबल टू सिटीजन बट नॉट लीगली अकाउंटेबल टू देम मतलब टू द पब्लिक। क्या स्पेलिंग समझने में दिक्कत हो रहा है क्या किसी को? 3-4 बार रिपीट भी तो कर रहा हूँ, इतना कान तो ठीक ही होगा तुम लोग का, कान सुन ही लेगा इतना। समझ में आ गया ना? अब इसमें समझेंगे कि क्या ऐसा भारत में कब क्या इंसिडेंट हुआ कि सिटीजन चार्टर लाना पड़ा हमें। ये तो 90 के दशक में चलो ठीक है, यूके में समझा गया। मैंने कहा है कि यूके से ही स्टार्ट हुआ सिटीजन चार्टर, तो इंडिया में भी इस चीज़ को समझा गया, स्पेशली 1997 में। यदि मैं इंडिया का बात करूं तो 1997 में ये सीएम का कॉन्फ्रेंस हुआ था। सब सीएम लोग बैठे थे दिल्ली में, सीएम कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, और यहाँ पे समझा गया कि हाउ टू रिड्यूस करप्शन। इशू ऑफ करप्शन को लिया गया, समझे ना, इशू ऑफ करप्शन को समझा गया, और यहाँ से फॉर्मुलेट हुआ कि यस वी शुड हैव सीसी, हमें सीसी चाहिए, हमें सिटीजन चार्टर चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा मुश्किल है। जैसे एग्जांपल देखो कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलता है कि ठीक है हम मोरली रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी डिजास्टर आएगा उसको बचाने के लिए, हाँ उसका दुख दर्द को कम करने के लिए, मगर आफ्टर माथ डिजास्टर का जो भी हो गया काम, उसके बाद क्या उसने कितना काम किया नहीं किया, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स हो, उसका अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स हो, उसके लिए कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। यानी कि जो इनएफिशिएंट डीएम होगा वो भी, उसको भी उतना ही अपलोड मिलेगा जितना एफिशिएंट डीएम होगा। तो फिर कैसे अकाउंटेबिलिटी मेंटेन किया जाए? तो ये सब प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जनता एक बार वोट दे देती है और 5 साल वो चुपचाप बैठे रहती है। बीच में भी तो उसका एम्पावरमेंट का उसका तरीका होना चाहिए। क्या केवल जनता वोट के दिन ही सबसे बड़ा होगा? वोट के दिन तो जनता सबसे बड़ा है ही ना जी। ईवीएम मशीन में डाल दिया सबसे बड़ा रईस, उसके लिए उसको बहुत कुछ मिला भी था रात को, है ना, एक बोतल भी मिला था, एक पैसा भी मिला था, बहुत तरह का बात था, और एश्योरेंस भी मिला था। ये हो जाएगा, बस हमारे पार्टी को दीजिए ना आप, दुनिया भर का चीज। बट क्या हुआ, एक बार वोट दे दिए, बात खत्म हो गया, फिर 5 साल बाद मिलेंगे, हाय हाय हेलो, गायब। तो यदि इस तरह 5 साल तक उस चीज़ को, उस आदमी लोग को, वोटर्स को आप ऐसे रखिएगा तो सही नहीं है ना। इसलिए ज़रूरी है कि सिटीजन चार्टर में सिटीजन का रोल इम्पॉर्टेंट हो। ये 5 साल का किसी भी समय में ये ज़रूरी है कि नहीं है? ये बहुत, यानी कि पूरी तरीके से सिटीजन चार्टर तुमको पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज कर देता है, कह सकते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ खींचता है बात को। और यहाँ से एक्चुअली कह सकते हो कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी का बात हो सकता है, GRD, ग्रास रूट डेमोक्रेसी आ सकता है। समझे ना बात को? तो क्या क्या होता है समझो। तो बताए इसमें क्या होता है सिटीजन चार्टर में, समझ में आ गया? बाय डेफिनेशन मैं तुम लोग को बताना चाहूँ तो बाय डेफिनेशन क्या है कि सिटीजन चार्टर इंश्योर करता है कि ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबल हो, ठीक है ना, इंश्योर्स ब्यूरोक्रेसी टू अकाउंटेबल टू पब्लिक। इंश्योर करता है कि ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबल हो सिटीजन की तरफ, जो भी काम करे अकाउंटेबल हो, समझे ना। और सिटीजन चार्टर प्रोमिसेस, इसमें क्या है, जो प्रोमिसेस मेड बाय ब्यूरोक्रेसी, जो प्रोमिसेस ब्यूरोक्रेसी ने लिया है
उसको फुलफिल करना होगा। आर टू बी फुलफिल्ड, आर टू बी फुलफिल्ड। हम बोले कि हम ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कर देंगे, तो सिटीजन चार्टर में वो बात है तो आपको करना होगा। आप यदि नहीं करोगे तो गलत बात हो जाएगा फिर। तो प्रोमिसेस मेड बाय द ब्यूरोक्रेसी आर नीडेड टू बी फुलफिल्ड, जरूरी है, फुलफिल करना होगा। ये तुम्हारा सिटीजन है, ये तुम्हारा सिटीजन चार्टर है। तो इसका थोड़ा फीचर्स भी देख लेते हैं। अभी तो मैंने डेफिनेशन बताया तुम लोग को क्या ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉब्लम है कंट्री में, इतना प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूरी है कि पीपल को भी भागीदारी है ना, उसको भी सौंपना चाहिए, उसको भी आगे मौका देना चाहिए। तो अब समझेंगे कि सिटीजन चार्टर में क्या क्या चीज़ आता है उसके अंदर, उसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है वो, ठीक है, जो तुम बोल रहे थे उस समय। फीचर्स ऑफ लिख सकते हो तुम लोग लिख लो फीचर्स ऑफ सिटीजन चार्टर, दूसरा बना लो। इसमें क्या है तुम्हारा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल ऑडिट कमिटी। बताए थे ना सोशल ऑडिट, तुम लोग को पढ़ाए थे हम। सोशल ऑडिट का मतलब क्या है, कुछ भी काम हो रहा है तो पीपल उसका पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। इसमें आर फॉर्म्ड एट द लेवल, लोअर लेवल, ये लोअर लेवल में बनना चाहिए जिसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कहाँ का ये सोशल ऑडिट कमेटी में पार्टिसिपेशन कहाँ का होना चाहिए, तो सिविल सोसाइटी का होना चाहिए, सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एनजीओस का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ताकि ये लोग प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर सके। ये कह दो ऐसे कि प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर सके, पीजी, समझे, दबाव डाल सके, ठीक है। इसमें तुम्हारा यस पब्लिक हो सके, और भी बहुत सारा हो सकता है, एक्सेट्रा, सब लोग हो वहाँ जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, हाँ, ठीक है। और ये क्या करे, सोशल ऑडिट कमेटी क्या करे, ये मिले, नीड टू मीट, किससे मिले, ये तुम्हारा लोकल ब्यूरोक्रेसी से मिले, लोकल ब्यूरोक्रेसी के साथ मिले और जानने का प्रयास करे, समझे ना। ये कमेटी लोकल ब्यूरोक्रेसी यानी कि वहाँ पे जो भी है ब्यूरोक्रेसी, हाँ, जो भी है वहाँ पे, डीएम है या उससे नीचे लेवल का कोई भी हो, उससे मिलके सिटीजन चार्टर बनाए। एक कमेटी बना दी है सोशल ऑडिट कमेटी, गया एडमिनिस्ट्रेशन से मिला और वहाँ पे सिटीजन चार्टर बन गया। अब सिटीजन चार्टर में क्या होना चाहिए, यानी कि लोकल ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है कि जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग फाइनेंस, वो क्या करे, पूरी तरीके से सोशल ऑडिट कमेटी को बताए, रिवील करे, समझे ना। जो भी चीज है यानी कि वेलफेयर स्कीम से इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंस या प्लान अबाउट वेलफेयर स्कीम्स, ये रिवील करे सोशल ऑडिट कमेटी को, और सोशल ऑडिट कमेटी देखे कि अच्छा इतना खर्च किए हो, बताओ जरा क्या क्या बना, क्या क्या डैम बना, अच्छा ये बना, 2 बना, ओके, और क्या बना बताओ, अच्छा 100 करोड़ खर्च हुआ यहाँ पे, नहीं 100 करोड़ तो नहीं लग रहा, 50 करोड़ लग रहा है यहाँ पे, ऐसे। तो इस लेवल में प्रेशर क्रिएट होना। तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ लोकल ब्यूरोक्रेसी और इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन to share every aspects of the welfare scheme to the social audit committee so that a proper accountability could be maintained at the local level, क्योंकि ग्रास रूट डेमोक्रेसी लोकल लेवल से ही स्टार्ट होता है। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं, लिखते रहो वर्ड को। इसमें और क्या है, हाँ, एक तो समझ गए सोशल ऑडिट कमेटी, इसका क्या रोल होगा लोकल ब्यूरोक्रेसी के साथ यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या रोल होगा, एक ये फीचर हो गया। और दूसरा फीचर क्या देखोगे तुम कि सिटीजन चार्टर जो बन गया, हाँ, इसके कोलैबोरेशन की वजह से, दोनों कोलैबोरेशन की वजह से, उसका ड्यूटी है कि इसमें बताना होगा कि वर्क्स कंप्लीटेड बाय ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी ने क्या क्या काम किया है उसका लेखा जोखा वहां पे होना चाहिए। बात समझे ना। अब
वर्क्स कंप्लीटेड बाय ब्यूरोक्रेसी का उसका आकलन होगा, उसका आउटपुट देखा जाएगा कि कैसा आउटपुट रहा, और उसका आउटकम्स देखा जाएगा, वही चीज़। यानी कि आउटकम्स एंड आउटपुट वही एक ही बात है। आउटपुट मतलब कितना प्रोडक्टिव रहा, आउटकम्स इसका क्या रिजल्ट रहा, वो सब चीज़ को देखा जाएगा। तो पहले समझना पड़ेगा कि क्या क्या काम किया है, तभी हो सकता है ऐसा चीज़। समझ गए ना। इसमें सीसी में देखो, सीसी में उतना ही नहीं, सीसी में ये भी चीज़ जानकारी रहेगा कि अबाउट द टाइम लिमिट, अबाउट टाइम लिमिट, टाइम लिमिट, अबाउट टाइम लिमिट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए मान लो कि 10 दिन लगता है और इसने मान लो कि 1 साल ले लिया, तो क्या कहेंगे फिर? हो गया, प्रेशर हो गया उसके ऊपर। तो इसमें अबाउट टाइम लिमिट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, हाँ कोई भी काम, वेलफेयर स्कीम्स हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसका टाइम लिमिट वो भी देखा जाएगा वहाँ पे। इतना ही नहीं, उसमें सर्विस स्टैंडर्ड यानी कि किस लेवल का सर्विस, यानी कि स्टैंडर्ड सर्विस क्या होना चाहिए वो भी बताया जाएगा। स्टैंडर्ड सर्विस यानी कि आप किसी को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये चीज़ वहाँ पे लगना चाहिए, इसका मैच ऐसा होना चाहिए, ब्लूप्रिंट, वो भी बात किया जाएगा। यानी कि इट स्टिपुलेट्स और इट इंश्योर्स अबाउट द सर्विस स्टैंडर्ड ऑल्सो, कि इस लेवल का सर्विस होना चाहिए, प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करता हो। लिख दो, ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करना चाहिए। इट मस्ट बी मैच्ड विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड। समझ गए ना, इतना कुछ है तुम्हारा। और उसके बाद देखो, वंस द वर्क्स आर कंप्लीटेड, एक बार वंस वर्क कंप्लीटेड, एक बार काम कंप्लीट हो गया, वंस वर्क कंप्लीटेड बाय ब्यूरोक्रेसी, तो फिर इस चीज को चेक करेगा, चेक बाय सोशल ऑडिट कमेटी। सोशल ऑडिट कमेटी चेक करे क्या कोई यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी भी है, क्या कोई करप्शन का एलिमेंट भी है, क्या कोई नेपोटिज्म का एलिमेंट भी क्या है, तो वो चेक करेगा अच्छे से। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। और वो चेक करने के बाद, ऐसी चीज चेक करने के बाद ये रिपोर्ट अपना गवर्नमेंट को देगा, रिपोर्ट सबमिट टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट उस हिसाब से सोचेगी फिर, हाँ, और गवर्नमेंट उस हिसाब से स्टेप्स लेगी, गवर्नमेंट नेसेसरी स्टेप लेगी। उसके बाद क्या करना चाहिए, अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा, खराब हुआ तो चेंज करना होगा बहुत सारा चीज़। समझ गए ना। तो इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है उसके वजह से क्या हमको आउटकम्स और आउटपुट दिखेगा ब्यूरोक्रेसी का। समझ गए ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है सिटीजन चार्टर। होप से समझ में आ गया होगा क्या है सिटीजन चार्टर। तो देखो इसमें बहुत सारा, देखो जैसे एग्जांपल एक मैं बोल रहा हूँ कि सिटीजन चार्टर का एग्जांपल कैसे दिया जाए। एक एग्जांपल, तो एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसमें समझने का प्रयास करना कि लेट्स से डीसी को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पूरा लिख लेना। लेट्स से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एमजी नरेगा के लिए, जानते हो एमजी नरेगा, एमजी नरेगा के लिए मान लो कि उसको 500 रुपये मिला, रिसिव्ड 500 करोड़, लेट्स 500 करोड़ रुपये मिला। तो उसके बाद उसने स्पेंड किया, सोशल ऑडिट कमेटी, ठीक है, वो क्या करेगा तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट्स में, वो अपना, क्योंकि वो लोकल लेवल का बात है इसलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बात किया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट में वो क्या करेगा, सिटीजन चार्टर बनाएगा अपना, देखने के लिए भाई 500 करोड़ आया ऊपर से, उसमें ये लोग भी बोलेगा कि देखिए यहाँ पे ज़्यादा करिए, यहाँ पे कॉलेज बनेगा तो यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करिए, ये सभी अपना बताएगा उस चीज़ में, है ना, क्योंकि उसका भागीदारी बिफोर भी है आफ्टर भी है, बात समझो। क्योंकि ये जो बन रहा है सीसी जो बन रहा है सोशल ऑडिट कमेटी के वजह से बन रहा है, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर ब्यूरोक्रेसी जो काम करने वाला है वो भी काम ब्लूप्रिंट यहाँ से पास होकर आ रहा है। जब खत्म हो रहा है आउटकम देखने के लिए फिर भी हम कर रहे हैं वहाँ पे, तो आफ्टर एंड बिफोर दोनों में इम्पैक्ट है ऐसे का। तो जैसे देखो यहाँ पे एमजी नरेगा के लिए मान लो 500 करोड़ रुपया ऊपर से एलोकेट किया गया, तो ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट में है तो उसका काम है कि सीसी बना लेना कि ये 500 करोड़ कहाँ कहाँ खर्च होना चाहिए, समझे, ये हो गया। और उसके बाद सीसी में जब हो गया तो इसमें बताना पड़ेगा कि हाउ मेनी रोड्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड, बन गया तो रोड्स कितना कंस्ट्रक्ट हुआ, यानी कि आफ्टर पोस्टमार्टम है, रोड इतना कंस्ट्रक्ट हुआ, क्वालिटी क्या, तो व्हाट इज द क्वालिटी, समझ गए ना।
क्या हॉस्पिटल है, ये सभी चीज, समझे ना। तो यानी कि पूरी तरीके से चेक करना, और भी बहुत सारा चीज हो सकता है जिसके लिए 500 करोड़ रुपया दिया गया था। अब हम लोग समझेंगे कि चलो ये तो बहुत ही नोबल लग रहा है, देखने में लग रहा है कि वाह क्या गजब बात है, नहीं सिटीजन चार्टर तो बहुत अच्छा है, ये रियल में ही डेमोक्रेटिक चीज़ है ये, है ना। इतना कुछ हो जाए तो कभी करप्शन ही ना हो। मैं इंडिया में ये पूरी तरीके से चौपट हो गया, भारत में पूरा फेल हो गया सिटीजन चार्टर। इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि वही लॉजिक है कि हमारा जो ब्यूरोक्रेट्स है, सेम चीज़ है, वो मोरली रिस्पॉन्सिबल है सिटीजन को लेके, लीगली अकाउंटेबल नहीं है। ये सबसे बड़ा पेज है। दूसरी बात है कि हम बोलते हैं कि सोशल ऑडिट कमेटी से बात उठ के जाना चाहिए। कभी अपना ही मिनिस्ट्री अपना ही सिटीजन चार्टर लेके आता है विदाउट कंसल्टिंग विद द पीपल, तो क्या होगा, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए जब उसके ऊपर देखा जा रहा था, अध्ययन किया जा रहा था, तो बताऊंगा सेकेंड ARC ने ये कहा कि ये बेकार का चीज़ है, कोई काम नहीं है, बस दिखता है ऑन द पेज, अच्छा दिखता है, हो कुछ नहीं रहा है। क्यों? वही बात है, क्योंकि मिसनोमर हो गया, बस देखने में सिटीजन चार्टर है, ये ब्यूरोक्रेसी का ही, ब्यूरोक्रेट का ही चार्टर है ये। क्योंकि भागीदारी जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे भागीदारी नहीं हो पाया। समझ में आ रहा है ना? ये प्रॉब्लम्स हो गए। तो इसमें लिखो कि फेलियर ऑफ सिटीजन चार्टर इन इंडिया, व्हाई? तो देखो ये बिफोर भी हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है कि कैसा रोड बनना चाहिए, क्वालिटी क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल क्या होना चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर दोनों, ऑडिट करते वक्त भी और पहले भी। Reasons for failure of citizen charter in India। इंडिया में क्यों फेल हो गया? क्योंकि वही बात है, मैंने बताया ये चीज़, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है, पूरा तुम लोग ब्यूरोक्रेसी लिखना अच्छे से, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो वॉलेंटरीली, लीगली नहीं जी, अकाउंटेबल है सिटीजन को लेके। जब वॉलेंटरीली होगा तो क्या होगा, वो लिखो नॉट लीगली, तो काम नहीं करने वाला है वो, सिंपल बात है, वो काम ही नहीं करेगा वो। ठीक है, क्यों? इसका रीजन ये भी है, इसका रीजन ये भी कि जो परफॉर्मेंस होना चाहिए, यहां पे लिख देता हूं, परफॉर्मेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन चार्टर, यानी कि एक ब्यूरोक्रेट का कितना अच्छा रोल है, हाँ, सिटीजन चार्टर कितना अच्छे से उसने निभाया है, ये सब चीज़ कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता है पोस्टिंग के टाइम में, ट्रांसफ़र के टाइम में। तो परफॉर्मेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, या ब्यूरोक्रेट लिखो ज़्यादा बेटर रहेगा, परफॉर्मेंस ऑफ ब्यूरोक्रेट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन चार्टर्स are not taken into consideration। किसके लिए? तुम्हारा प्रमोशंस के लिए, ट्रांसफर के लिए, समझे ना, पोस्टिंग्स के लिए। तो क्या फायदा हो गया फिर? तो कोई काम का नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत में ना ये सब चीज़ होने की वजह से सिटीजन चार्टर पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेटिक चार्टर बन के रह गया। वेरी बैड। क्योंकि लोग अब क्यों ब्यूरोक्रेटिक चार्टर बन गया? लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ सोशल ऑडिट कमिटी, यानी पब्लिक का पार्टिसिपेशन ही नहीं है उसमें, जो होना चाहिए था। समझ गए ना? तो इसलिए मैंने कहा तुम लोग को सेकेंड ARC ये चीज़ पूरी तरीके से सेकेंड ARC भी नोटिस करता है इस चीज़ को, वही नोटिस्ड।
जो 90 के दशक में आया था, बहुत कुछ तुम लोग को बताया है ना। तो बिल्कुल फेल कर गया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी, इसका रीजन क्या है, फेल क्यों हुआ है, और रीजन कि ब्यूरोक्रेसी नेवर शेयर इन्फॉर्मेशन, नेवर शेयर इन्फॉर्मेशन, कभी इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं करता है, स्पेशली फाइनेंसेस, क्योंकि आदमी का दिमाग खड़ा हो जाएगा, फिर 500 करोड़ रुपया आया है, आदमी को नज़र लग जाएगा, फिर समझ रहे हो ना। तो फाइनेंस के बारे में कभी शेयर ही नहीं करता इन लोग से, दिक्कत ये है। और मैंने सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम पता है क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सिटीजन चार्टर जो आता है ना वो इंग्लिश में आता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि सिटीजन चार्टर जो पब्लिश्ड होता है या फॉर्मुलेट होता है, सिटीजन चार्टर जो आते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज में नहीं आते हैं, नहीं आता। तो यहाँ पे लोग कितना इंग्लिश समझ में आता है, हिंदी समझने वाले या दूसरा लैंग्वेज समझने वाले ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। यदि सुविधा हो मैथिली में भी, यदि सुविधा हो हिंदी में भी, उर्दू में भी, तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा उसको, है ना। इतना हमारे बूढ़े लोग कितना बढ़िया से बैठ के पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, तो सिटीजन चार्टर बैठ के पढ़ेंगे वो, कितना बढ़िया रहेगा। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो लैंग्वेज बिकम्स वन ऑफ द हिंड्रेंस, लिख सकते हो। तो ये लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज ये हिंड्रेंस फॉर द सिटीजन चार्टर टू बी इम्प्लीमेंटेड। ये एक रीजन हो गया। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि जो रिकमेंडेशन है एसएससी का ना, वो क्या है, तुम्हारा एडवाइजरी है, बस एडवाइस दे रहे। एसएससी जो बोलेगा यही नहीं कि ब्यूरोक्रेसी उस चीज़ को मान ले। और जो एडवाइजरी नेचर का कोई भी सजेशन हो, कोई भी रिकमेंडेशन हो, तो क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी तो पहले अपना पावर में है, वो क्या मानेगा झूठ बुढ़िया लोग का बात। तो ये भी बहुत बड़ा समस्या है। और उसके बाद मान लो कि बात नहीं भी माना, तो कहीं तो होना चाहिए कि जहाँ पे हम एड्रेस कर सके अपने प्रॉब्लम्स को लेके, तो वो अभी नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ रेडिएशन मैकेनिज्म वो नहीं है। रेडिएशन मैकेनिज्म आता है तुम लोग को स्पेलिंग लिखने के लिए, लिखो गर्भांश, लिखो अभिषेक, गधा को बोले हैं इंग्लिश ठोस कर लो। ग्रीवांस रेडिएशन मैकेनिज्म ये नहीं है, लैक ऑफ GRM, ठीक है। जहां तक सवाल है यूनाइटेड किंगडम का, जहां तक सवाल है यूनाइटेड किंगडम का, तो यूनाइटेड किंगडम में तुम्हारा सिटीजन चार्टर, सुनील गो एंड डील द मैटर। यूके में जहां तक सवाल है सिटीजन चार्टर का, तो वहां पे सक्सेसफुल हुआ है, इट्स सक्सेसफुल। इन यूके सिटीजन चार्टर आर हाईली सक्सेसफुल। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स है ना वहां पे, जो ब्यूरोक्रेसी है वो रियल में ट्रू सर्वेंट्स है सिटीजन का, ट्रू सर्वेंट्स ऑफ सिटीजन्स, अनलाइक इंडिया, अनलाइक, देखो यहाँ पे देखो, अनलाइक इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया में पब्लिक सर्वेंट अपने आप को मास्टर समझता है। जाओ, ये फैक्ट है, कॉलोनियल एटीट्यूड, कॉलोनियल एटीट्यूड है जी। बात समझ में आ रहा है ना। अब ये भी लिख लो, क्यों मास्टर समझता है, बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल एटीट्यूड। सब समझ में आ गया होगा तुम लोग को, लिख पा रहा है ठीक से, बड़े से लिख पा रहा है ना जी। बताओ, खुशी का ठिकाना नहीं तुम्हारा। उसके बाद देखो, एक तो दूसरी बात है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस एमंग मासेस। आदमी को कहाँ पता है कि क्या होता है सिटीजन चार्टर, लोग खुद नहीं पता है। लोगों को अब थोड़ा बहुत RTI समझ में आने लगा है ना। तो सिटीजन चार्टर कहाँ समझ में आता है लोगों को। तो जब ये समझ में नहीं आता है तो करेगा। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सेंट्रलाइज टॉप डाउन अप्रोच है, सेंट्रलाइज
टॉप डाउन अप्रोच है। जब सेंट्रलाइज ऊपर से कोई चीज को थोपा जाता है तो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को या सेंट्रल अथॉरिटी का फुल पावर, तो नीचे वाला आदमी क्या करेगा? तो सेंट्रलाइज टॉप डाउन अप्रोच है, इसलिए ग्रास रूट डेमोक्रेसी ठीक से नहीं दिख पाता है हमें, व्हिच इज अगेंस्ट द एस्पिरेशन ऑफ गांधी जी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं अभिषेक? समझ में आ रहा है सभी चीज? लिख पा रहे हो ठीक से सभी चीज कि हो गया सब गुल हो गया सब चीज? तो ये प्रॉब्लम है। जैसे एग्जांपल देखो, टॉप डाउन अप्रोच है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, लिख लेना उसमें कि अब 100 स्कीम्स आते हैं पर डे। हाँ, अब 100 स्कीम के बारे में लोगों को कहाँ पता है? तो जाओ डीएम का ऑफिस जाओ, पढ़ो वहाँ पे, तो लोगों को जिस हिसाब से आप क्राइम को लेके अवेयर करते हैं तो स्कीम को लेके भी अवेयर करिए ना, बिकॉज पीपल आर अनअवेयर ऑफ द मल्टीपल सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। लिखो, पीपल्स आर अनअवेयर ऑफ, लिखो वहां पे तेजी से, पीपल आर अनअवेयर ऑफ मल्टीपल सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। लिख लिए? बिल्कुल। तो लोगों को खुद नहीं पता है कि हमारे लिए क्या दिया गया ऊपर से, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जब प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है ना? तो सोल्यूशन इसी चीज को रेक्टिफाई करेंगे तो अपने आप सोल्यूशन आ जाएगा। इसलिए देखते हैं इसमें, तो देखो अब बढ़िया से तुम लोग करना होगा, तो एक बढ़िया बनाओ, फिर से बनाओ, अच्छे से बनाओ। रीजन्स फॉर, यानी कि तुम यहाँ पे लिखो रिफॉर्म्स नीडेड फॉर द सिटीजन चार्टर इन इंडिया, लिखो, एक ब्रॉड बनाओ, उसमें लिखो ये क्या क्या रिफॉर्म्स चाहिए। तो एक तुम लिख लो कि जो स्पेशली सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 ऑफ आरटीआई एक्ट, देखो ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 4 ऑफ आरटीआई एक्ट, यहाँ कहीं बैठा नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि सेक्शन 4 ऑफ आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट करना, जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को डिस्क्लोज करना होगा, ब्यूरोक्रेसी को डिस्क्लोज करना होगा इंफॉर्मेशंस, समझे ना? ये भी वॉलेंट्री मैनर में ही है, मगर इस चीज़ को इन्वोक करो, ये भी वॉलेंट्री ही है जी। एक क्लॉज है तुम्हारा आरटीआई का, उसके अंतर्गत कहो ब्यूरोक्रेट को कि इंफॉर्मेशन बताइए जरा हमको, समझ गए ना? ये हो सकता है। दूसरा क्या है कि कहते हो कि एसएससी, अब देखो मेन तो है कि लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग मासेस, और एसएससी का भी जानकारी नहीं है, तो एसएससी का तुम लोग लिखते रहना, अलग से लिख रहे हो, ये चीज़ अलग से लिख रहे हो, इसको भी लिखो कि एसएससी को प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू एसएससी बाय स्टेट सीएजी। स्टेट का जो सीएजी होगा, यानी कि ऊपर से जो सीएजी है ना, उसका कुछ फंक्शन, कुछ उसका रहेगा ना जी पार्ट स्टेट में भी, वो ट्रेन करे अबाउट फाइनेंसेस, ताकि उसको भी रेवेन्यू के बारे में जानकारी हो, अबाउट फाइनेंसेस। बात समझे? ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कोई भी मिनिस्ट्री, नो मिनिस्ट्री, यहां पे लिख दो, नो मिनिस्ट्री can allow to form citizen charter without your participation of stakeholder। बिना कोई स्टेक होल्डर का ना किसी मिनिस्टर या डिपार्टमेंट को अधिकार नहीं है सिटीजन चार्टर निकालने का, यानी कि कोई भी ब्यूरोक्रेटिक चार्टर नहीं होना चाहिए। नो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कैन allow to form citizen charter without participation of stakeholders। समझ गए ना? ये हो सकता है तुम्हारा। और हाँ, ये भी होना चाहिए कि जो कंडक्ट रूल्स को आप जैसे देखो एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक बताया था तुम लोग को मैंने यहाँ पे कि पोस्टिंग को लेके ये चीज़ कंसिडरेशन होना चाहिए। इसके लिए लिख दो, इसके लिए प्रमोशन, ट्रांसफर और पोस्टिंग्स के लिए परफॉर्मेंस ऑफ
सीसी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, हो सकता है ना। यदि सीसी में बहुत अच्छा एक ब्यूरोक्रेट का रिफ्लेक्शन दिखता है कि उसने बोला कि 10 दिन में प्रोजेक्ट खत्म कर देगा वो, और उसने कर दिया, तो काहे नहीं उसका प्रमोशन होना चाहिए, काहे नहीं उसका अच्छे जगह पे पोस्टिंग होना चाहिए जहाँ पे और मामला जटिल है और वो हैंडल कर सकता है उस प्रॉब्लम को, है ना। ट्रांसफर भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, सही जगह पे जाना। और योद्धा लोग को भेजा जाता है सही जगह पे, देखता है जब स्थिति खराब हो जाता है तो अजी डबल को भेजा जाता है जमीन कस्बे में, कुछ होगा उसके पीछे रीजन। सब आदमी नहीं जाता है, सब आदमी अजी डबल नहीं बन सकता है, तो फिर यानी कि स्पेशल वो आदमी है, माइंड बहुत स्पेशल है। तो बिल्कुल आप सिटीजन चार्टर का परफॉर्मेंस भेजिए, प्रमोशन दीजिए, ट्रांसफ़र दीजिए, पोस्टिंग दीजिए, समझे ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, यहाँ पे लिख लो कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी तुम्हारा सिटीजन चार्टर बनना चाहिए। देयर मस्ट बी अ सिटीजन चार्टर इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, ठीक है। एंड मैसिव अवेयरनेस, सेकेंड लिखो मैसिव अवेयरनेस होना चाहिए, मैसिव अवेयरनेस, मैसिव अवेयरनेस। और उसके बाद देखो प्रोटेक्शन ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ व्हिसल ब्लोअर्स। याद है तुम लोग को व्हिसल ब्लोअर बताए थे ना, जो पार्टी के अंदर हो, कमिटी के अंदर हो या बाहर का हो, जो चाहता है कि गलत काम हुआ उसका उजागर करे पब्लिक में, उसको प्रोटेक्शन देना होगा, है ना। यदि SASC के अंदर ही कोई मेंबर है जो बोल रहा है कि देखो ब्यूरोक्रेसी ने तो बोला था कि 2 डैम बनाएगा, कहाँ बनाया उसने, तो इस ऐसे टाइप के लोग को प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। यदि प्रोटेक्शन नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, समझ में आया ना। और एट द सेम टाइम ट्रेनिंग टू ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो, ब्यूरोक्रेसी को भी ट्रेनिंग देना होगा टू चेंज देयर बिहेवियर एंड एटीट्यूड। आप भी अपना बिहेवियर और एटीट्यूड को चेंज करो, कॉलोनियल वाला एटीट्यूड अब नहीं चलेगा भारत में। समझ गए ना, कोई दिक्कत है समझने में। ये सिटीजन चार्टर है। यस अनुराग, बंद कर दो।